हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दुमका में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग, उपचालक सहित 2 लोग झुलसे। दुमका जिला के दिघी ओपी क्षेत्र के अंतर्गत श्री अमडा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। इस घटना में बस 2 लोग झुलस गए हैं। दरअसल शिव शक्ति बस बारात लेने तेलियाचक नवाड़ी जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीण सड़क में अचानक बस हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। तार के संपर्क में आते ही बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा बस आग की लपेटे से घिर गया। इसे देखकर बस चालक तुरंत बस छोड़कर कूद गया, लेकिन बस का खलासी सहित 2 लोग बचकर निकलने में नाकामयाब रहे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बस कर्मियों को बाहर निकाला गया। दोनों कर्मी आग में झुलस गए हैं, जिन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग बुझाने में देरी हो गई, जिस वजह से पूरा बस जलकर खाक हो गया। इस हादसे में गनीमत रही कि बस में यात्री सवार नहीं थे, वरना बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। बस जलने की घटना का वीडियो सामने आया है। आग लगने का वीडियो काफी भयावक है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस आग की लपेटे से घिरी हुई है। पूरा बस धो धो कर जल रहा है। हाई टेंशन तार की वजह से लोग बस के करीब जाने से डर रहे। दमकल कर्मी राजकुमार पांडे ने बताया कि उन्हें मुसफिल थाना दुमका द्वारा सूचना मिली कि एक बस में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने लगे। उन्होंने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तो बिजली की तार बस के पास थी, जिससे पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। हेमंत सोरेन से जुड़े समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 12 जुलाई को। झारखंड हाईकोर्ट में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समन की अवहेलना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई। शनिवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है। कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया कि ईडी के किसी समन की अवहेलना नहीं की गई है। ईडी के जिस समन में उपस्थित नहीं हुए थे, उन्होंने उस समय का जवाब भिजवाया था। इसके बाद जारी समन लैप्स कर गया। इसके बाद भी जब ईडी ने फिर समन भेजा तो मैं उपस्थित हुआ। हेमंत सोरेन ने अदालत को बताया कि ईडी दुर्भावना से प्रेरित होकर बार बार मैसेज भेज रही थी। शनिवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजा गया था, जिसमें से 2 समन पर वे उपस्थित हुए थे। उनके इस कदम को समन की अवहेलना मानते हुए ईडी ने याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। झारखंड में 23 से 27 जून तक अलग अलग जिलों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून का प्रवेश हो चुका है। फिलहाल यह राज्य की उत्तरी सीमा जिला पाकुड़ में है। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि अगले 2 से 3 दिनों में तकरीबन सभी स्थानों पर बारिश हो जाएगी। 23 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान रांची के आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 24 जून को जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज में कहीं भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 25 और 26 जून को देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भारी वर्षा का आसार है। इसे लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 26 से 27 जून के बीच रांची, बोकारो, धनबाद समेत संथाल परगना के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इधर मानसून के प्रवेश होते हैं सभी जिलों का तापमान 40 के नीचे चला गया है। इससे आम लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य में सबसे अधिक डाल्टनगंज में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लातेहार में स्कूल का पानी पीने से 20 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के लातेहार में स्कूल के पानी पीने से 20 बच्चे बीमार हो गए। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी को अनंतफरन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। छात्रों के अभिभावक काफी परेशान हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर बीडीओ, सीओ, मुखिया समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए हैं। घटना लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड की है। प्रखंड के जमीरा पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डूरू के 1.5 दर्जन से अधिक करीब 20 बच्चे शनिवार 22 जून की सुबह विद्यालय परिसर में लगे जल मीनार का पानी पीने से बीमार पड़ गए।
थोड़ी ही देर बाद इनमें से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, बच्चों को उल्टी होने लगी, शरीर और गले में खुजली होने की भी बच्चों ने शिकायत की, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन कर सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत की बात यह है कि सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर है। शिक्षकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने वार्ड सदस्य को सूचना दी और पानी की टंकी की जाँच की। जांच में उन्होंने देखा कि टंकी की तलहटी में सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा कुछ जमा हुआ है। वीडियो ने कहा कि वहां से पानी व केमिकल के सैंपल मंगाए गए। सैंपल को टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाएगा। यह भी पता करेंगे कि किसी ग्रामीण ने तो पानी में कुछ नहीं मिलाया। पानी पीकर बीमार पड़े सभी बच्चे 4वीं एवं 5वीं कक्षा के छात्र हैं। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कमलेश के ठिकानों पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की ने छापेमारी की थी। उसके ठिकानों से 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस बरामद हुए थे। रांची में जमीन घोटाले मामले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी। इस पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे उसने जमीन की खरीद बिक्री की है। इस मामले में ईडी की ओर से उसे कई बार समन जारी किया गया, लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। कमलेश कुमार लगातार प्रवर्तन निदेशालय ईडी से समय मांगता रहा। बाद में वह फरार हो गया। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान वह रांची में देखा गया था। इसके बाद शुक्रवार को ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में उसके घर से 1 करोड़ रुपए नकद और 100 कारतूस बरामद हुए। इसके बाद शनिवार को राजधानी रांची के कांके थाने में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ईडी ने कांके रोड के चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 603C में छापेमारी की, जो कमलेश कुमार का आवास है। इसी फ्लैट से ईडी की टीम ने जमीन के कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज और राइफल के 100 कारतूस बरामद किए हैं। हालांकि उसके घर से राइफल नहीं मिली। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए उसने समय की मांग की और वह उसके बाद फरार हो गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले दिनों झारखंड आई थी, तो उनके कार्यक्रमों में कमलेश कुमार को भी देखा गया था। इससे पहले जमीन घोटाले की जांच के दौरान ईडी के फर्जी जमीन की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के सरगना अफसर अली के घर से 36 फर्जी डीड मिले थे। अफसर अली के घर से मिले दस्तावेजों की जांच के दौरान ही ईडी को पता चला कि 200 करोड़ से ज़्यादा जमीन की फर्जी सेल डीड बनी थी। इसमें कुछ जमीनों की खरीद बिक्री में कमलेश भी लिप्त था। ईडी ने सरकार को दस्तावेज सौंपते हुए इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 7 साल बाद झारखंड में टेट अक्टूबर में हो सकती है परीक्षा, जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म। नए नियम और सिलेबस पर होगा परीक्षा। झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल 34 शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की लेने जा रही। यह परीक्षा नए नियमावली से होगी। पिछले दिनों नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा को लेकर निर्देश काउंसिल को दे दिया है। खबर है कि इसके लिए जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार परीक्षा 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे होंगे और नए नियमावली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 4थी बार नियमावली में बदलाव किया गया है। 24 सालों में 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है। इस साल शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट नई नियमावली पर होगी। नई नियमावली में रिजर्व कैटेगरी में आने वाले विद्यार्थी को अंकों के प्रतिशत परसेंटेज ऑफ मार्क्स में छूट मिलेगी। इसके साथ ही परीक्षा के समय को कम किया गया है। कक्षा 6 से 8 के शिक्षक की एलिजिबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे की होगी। बात करें अंकों के प्रतिशत में छूट की तो ST SC BC1 BC2 और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% छूट मिलेगी। वैसे जनजातीय समूह के विद्यार्थी जिन्हें विशेष रूप से कमजोर श्रेणी में रखा गया है, उन्हें 7% छूट मिलेगी। वर्तमान नियमावली में प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 तक को 2.5 घंटे, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 3 घंटे और दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। नए नियमावली में प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 तक को 2.5 घंटे, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए भी अब 2.5 घंटे और दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में कहा गया था कि जो उम्मीदवार इस नियमावली से परीक्षा पास करेंगे उसका सर्टिफिकेट 7 साल के लिए भी मान्य रहेगा। अब जो नई नियमावली बनी है उसमें इस बात को हटा दिया गया है। अब सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहेगी। झारखंड गठन के बाद से अब तक मात्र 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। साल 2011 में शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद पहली बार 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई थी।
खूंटी के कारो नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 छात्राओं की मौत, शादी की खुशियां गम में बदली। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के कोयनारा जराकेल गांव के पास शनिवार को कारो नदी में डूबने से 2 छात्राओं की मौत हो गई। इससे शादी की खुशियां गम में बदल गई। मृतकों में मुरहू थाना क्षेत्र के दारला जामटोली निवासी जीवन टिड्डू की पुत्री असरिता तिरु एवं रनिया थाना क्षेत्र के जाराकेला गांव के जेम्स कोनगाड़ी की बेटी जेनल रानी केनकाड़ी शामिल है। असरिता खूंटी के एसडीए स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी, जबकि जेनल बीएड की पढ़ाई कर रही थी। आलमगीर आलम के पीएस संजू लाल की जमानत पर जवाब देने के लिए ईडी ने मांगा समय, अब इस दिन होगी सुनवाई। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में आलमगीर आलम के पीएस संजू लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई। संजू लाल के वकील ने अपने मुकविल का पक्ष रखते हुए उनसे जमानत देने की गुहार लगाई। इस मामले में ईडी के वकील ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे पीएमएलए ने स्वीकार करते हुए उसे समय दे दिया। प्रवर्तन निदेशालय को अब 29 जून से पूर्व अपना जवाब दाखिल करना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। दरअसल 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के पीएस संजू लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। उनके साथ साथ उनके नौकर जहांगीर आलम के आवास पर भी ईडी ने छापा मारा था। इस छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय को भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में पूछताछ के लिए संजू लाल की पत्नी रीता को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां उनकी पत्नी ने बरामद रुपए के बारे में अपनी अनभिज्ञता जताई थी। संजू से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसी ने आलमगीर आलम से पूछताछ की। 15 घंटे से अधिक चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में आलमगीर आलम ने ग्रामीण विकास मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। ईडी ने संजू लाल की रिमांड अवधि के दौरान कोर्ट में पिटीशन दायर कर बताया था कि विकास योजनाओं में 15% की दर से कमीशन की वसूली होती है। संजू लाल टेंडर मैनेज कर कमीशन की रकम वसूलता है। वसूली के लिए बने सिस्टम में इंजीनियर और ठेकेदार शामिल है। कमीशन की रकम जहांगीर आलम के पास रखी जाती है और यह राशि बड़े अफसरों और राजनीतिक तक जाती है। धोखाधड़ी मामले में अमीषा पटेल और अजय सिंह में हुआ समझौता, 1.51 करोड़ रुपए लौटा चुकी अभिनेत्री। राशि के धोखाधड़ी मामले में अमीषा पटेल और अजय सिंह के बीच समझौता हो जाने की खबर है। शनिवार को गूगल मीट के जरिए अमीषा पटेल, उनके वकील जयप्रकाश, शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह, उनके वकील विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जुड़े और न्यायमुक्त दिवाकर पांडे, पूर्व डालसा सचिव राकेश रंजन, डालसा सचिव कमलेश बेहरा एवं अधिवक्ता मध्यस्थ संजय कुमार के समक्ष समझौता कराया गया। बहस के दौरान अजय सिंह ने कहा कि अमीषा पटेल से अब केस नहीं लड़ना है। उनके पैसे का भुगतान अभिनेत्री की ओर से किया जा रहा। बताया कि अब तक 2.75 करोड़ रुपए में से उनको 1.51 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कहा समय पर शेष राशि का भुगतान हो जाता है तो आगे वे 420, 406 जैसी धारा में केस नहीं लड़ेंगे। गौरतलब है कि अभिनेत्री अमीषा पटेल ने देसी म्यूजिक फिल्म बनाने के लिए अजय कुमार सिंह से 2.75 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन फिल्म नहीं बन सकी। मिली खबरों के मुताबिक बाद में पैसा मांगने पर अभिनेत्री की ओर से टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया जाने लगा। काफ़ी दिनों बाद पटेल ने 2 चेक दिए। ये दोनों चेक बाउंस हो गए। 2018 में इसे लेकर अजय सिंह ने अभिनेत्री पर धोखाधड़ी और चेक बाउंस कर केस दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बता दें कि रांची सिविल कोर्ट में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ था। इसमें अभिनेत्री और अजय कुमार सिंह के बीच 5 किस्त में पूरा पैसा लौटाने की शर्त पर समझौता हुआ था। अभिनेत्री ने अब तक 1.51 करोड़ रुपए लौटाए हैं। कहा कि बाकी की राशि भी वह समझौता के शर्तों के अनुसार लौटा देगी। रांची डीसी का निर्देश, किसानों को ऋण माफी का लाभ देने में तेजी लाएं। रांची डीसी राहुल सिन्हा ने किसानों की ऋण माफी योजना के कार्य में प्रखंडों में तेजी लाने को कहा। वह शनिवार को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में दलहन, तिलहन, मोटे और पोषक अनाज, धान एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा की विभिन्न योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समारालय में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा में संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिले में 53,455 किसानों का कृषि ऋण माफ करना था। इनमें से बैंकों ने 41,384 मामले अपडेट किए हैं। इसमें से 29,577 ई-केवाईसी
DNO और DC लॉगिन से 28,464 स्वीकृत हुए हैं। अधिकारियों से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिलाने और पिछड़ रहे प्रखंडों में लक्ष्य तय कराने को कहा। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बैठक में शामिल खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से राज्य सरकार की सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न प्रकार की सरकारी समितियों से भारत एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को सम्मिलित कर समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा में कुल लक्ष्य की तुलना में DBT 3,294 और कुल वितरण 1,488 रहा। रांची का नामकुम में मिला सेना का मोर्टार बम, आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में शनिवार को एक शक्तिशाली मोर्टार बम मिलने से दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। सूचना मिलने के बाद नामकुम पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और जंगलों के बीच से ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया। बम के फटते ही जबरदस्त आवाज हुई और आसपास इलाका थर्रा उठा। यह घटना हाहाब पंचायत के एक बस्ती की है। बम एक अर्धनिर्मित 4 दीवारी के अंदर मिट्टी में दबी मिली। घटना के संबंध में इस 4 दीवारी का काम करा रहे रवि पहान ने बताया कि जमीन गांव के किसी रैयत की थी, जिसे बैंक में कार्यरत सागर नाम के व्यक्ति ने खरीदा है। वह अक्सर बाहर ही रहता है। हर दिन की भांति वहां पर काम करने वाले मजदूर शनिवार को पहुंचे। जमीन में कई जगहों पर बड़े गड्ढे हैं, जिसे भरने के लिए सरवल से हाईवा के द्वारा मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी फैलाने के क्रम में मजदूरों को बम मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद बम को डिफ्यूज किया गया। बम निरोधक दस्ते का नेतृत्व कर रहे गणेश पान ने बताया कि बरामद बम 81 मोर्टार का है, जिसका प्रयोग सेना के द्वारा किया जाता है। इस बम का रेंज 35 मीटर है। इसके फटने से यह 120 फीट क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। बम काफी पुराना है एवं जंग लग चुका है। बम कभी खराब नहीं होता, इसलिए इसे वायर के माध्यम से डिफ्यूज किया गया। वहीं पुलिस ने इस संबंध में कहा कि 4 दीवारी के अंदर गिराई जा रही मिट्टी में बम मिलने की सूचना हमें दी गई थी। फिलहाल ये बम कहां से आई, इसकी जांच की जा रही है। विधायक बनने के बाद पहली बार गांडे दौरा पर पहुंची कल्पना सोरेन, अधिकारियों के साथ की बैठक। विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन गांडे पहुंची। वहां उन्होंने पपरवाटांड स्थित हनुमान मंदिर में माथा टेका और राज्यवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वह वहां के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं से अवगत हुई और त्वरित संज्ञान लिया। इसके बाद गिरिडीह स्थित सर्किट हाउस में गिरिडीह जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, गिरिडीह के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। बता दें कि 4 जून को गांडे उपचुनाव का रिजल्ट आया था, जिसके बाद कल्पना सोरेन ने बड़े अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप वर्मा को हराया था। 10 जून को कल्पना सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली थी। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को गांडे के विधायक के डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांडे सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुआ था और वहां उपचुनाव कराया गया, जिसमें कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की थी। जमशेदपुर में 7 साल की बच्ची के साथ ट्रेन में दुष्कर्म, मासूम की हालत गंभीर, चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था साथ। जमशेदपुर में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची को आरपीएफ ने यार्ड की खड़ी एक ट्रेन से बरामद किया है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जाती है। उसे रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची घर से बाहर खेल रही थी। इसी दौरान चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची मूल रूप से उड़ीसा के कटक की रहने वाली है। यहाँ टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करती है। पीड़िता की मां ने बताया कि वे लोग स्टेशन परिसर में भीख मांग कर गुजारा करते हैं। बच्ची स्टेशन बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति आया और उसे बिस्किट खिलाया। उस व्यक्ति ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गया, जिसके बाद काफ़ी देर तक उसकी बच्ची घर नहीं लौटी। काफ़ी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे सूचना दी कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे एक बोगी में लेकर गया और उसके साथ गंदा काम किया। वह चीखती रही, पर सन्नाटा होने की वजह से कोई भी उसे बचाने नहीं आया। रेल एसपी परवीन पुष्कर के अनुसार आरोपी कटक का रहने वाला है और सुबह ही उत्कल एक्सप्रेस से टाटानगर स्टेशन पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अनुसार वह नौकरी की तलाश में जमशेदपुर आया था। आईएएस अफसरों को दी गई भारतीय न्याय संहिता की जानकारी 1 जुलाई से होगी लागू। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी।
भारत के सभी थानों में अब आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी, बल्कि 1 जुलाई से सभी मामले बीएनएस भारतीय न्याय सहायता के तहत दर्ज किए जाएंगे। झारखंड में पदस्थापित सभी आईएएस अधिकारी भारतीय न्याय सहायता की पूरी जानकारी ले रहे ताकि आगे काम करने में आसानी हो। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह खुद आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए खेलगांव स्थित पुलिस ट्रेनिंग पहुंचे, जहां अजय कुमार सिंह ने आईपीएस अधिकारियों को भारतीय न्याय सहायता की सभी खास बातें बताई। शनिवार को चल रहे प्रशिक्षण सत्र में झारखंड के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों और राज्य में पदस्थापित सभी आईपीएस अधिकारियों को भारतीय दंड सहायता की धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी आईपीएस अधिकारियों को भारतीय दंड सहायता से जुड़ी धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय न्याय सहायता पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी गई थी। झारखंड पुलिस की सभी इकाइयों में तैनात अधिकारियों और कर्मियों को लगातार भारतीय न्याय सहायता पर प्रशिक्षण दिया रहा। आईपीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण इसलिए भी बहुत जरूरी था ताकि वे अपने अपने जिलों में जाकर अपने जूनियर पुलिसकर्मियों को भारतीय न्याय सहायता से संबंधित प्रशिक्षण दे सके। झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार बिहार ईओयू की टीम ने देवघर से 6 लोगों को हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक मामले के तार अब झारखंड से जुड़ने लगे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर बिहार ईओयू की टीम शनिवार को झारखंड पहुंची। ईओयू की टीम ने देवघर से करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। यहां देवघर एम्स के पास देवीपुर थाना क्षेत्र में एक कमरा लेकर छिपे हुए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही उसके अनुसार ईओयू ने देवघर से सिंटू, रांची स्थित कांके के रहने वाले अभिषेक कुमार, उसके पिता अनुराग यादव, पटना के आयुष कुमार और गया के शिवनंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी देवघर में मजदूर बनकर रह रहे थे। देवघर से पकड़ा गया सिंटू पेपर लीक कांड मामले से जुड़े अहम शख्स है। खबर लिखे जाने तक सिंटू से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद इस मामले में अहम जानकारी हासिल होगी। सूत्रों के अनुसार सिंटू ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और आंसर पेपर मिलाने की बात स्वीकार की है। बताया जाता है कि उसने रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और आंसर पेपर लेने के बाद अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र और आंसर पेपर भेज दिया था। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम मास्टरमाइंड माने जाने वाले संजीव मुखिया की तलाश में जुटी है। ओबीसी को नौकरियों में 5 वर्ष की मिले छूट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा अध्ययन, अगले सप्ताह आएगा प्रस्ताव। राज्य में पिछड़ा वर्ग को राज्य में होने वाली नियुक्तियों में 5 साल की छूट मिले, इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तैयारी में है। जल्द इस मुद्दे को लेकर आयोग प्रस्ताव बनाने जा रहा है। इस प्रस्ताव को आयोग की अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा। फिलहाल आयोग प्रस्ताव बनाने को लेकर झारखंड के आसपास के राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी कैटेगरी की नियुक्तियों में छूट की तैयारी आयोग की ओर से बताया गया है कि राज्य में ओबीसी की संख्या लगभग 50% है, लेकिन अभी भी उन्हें नियुक्तियों में 2 वर्ष की छूट मिलती है। उन्हें अधिक अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि अभी इस विषय पर विचार चल रहा है। हम दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को जेपीएससी, जेएसएससी सहित अन्य नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड में 2 साल, बिहार में 3 साल और छत्तीसगढ़ में ओबीसी कैटेगरी नियुक्ति में 5 साल की छूट मिलती है। अभी बिहार और छत्तीसगढ़ की व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद संविधान विशेषज्ञों और एक्सपर्ट की राय लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर आयोग सरकार तक अपने विचार को रखेगी। राज्य में ओबीसी को नौकरियों में उम्र सीमा की छूट देने पर विचार तो चल रहा है। इसके अतिरिक्त आरक्षण का दायरा बढ़ाने का भी प्रयास जारी है। 1 नवंबर 2022 को तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 77% करने का विधेयक पारित किया था। इसमें एसटी को 28%, ओबीसी को 27% व एससी को 12% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। विधेयक को नवी अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए इसे राजभवन को भेजा गया था। पिछले साल एक आपत्ति के साथ इस विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया है। फोटोशूट का झांसा देकर 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िताओं के परिजनों ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया कि दोनों लड़कियों को फोटोशूट का झांसा देकर बुलाया गया था। पहले से परिचित होने की वजह से दोनों लड़कियां युवकों के साथ फोटोशूट के लिए चली गई थी, जिसके बाद दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक लड़की नाबालिग है। एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने और दूसरी लड़की के साथ 2 से अधिक लड़कों ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार की जानकारी के मुताबिक लड़कियां फोटोशूट के लिए युवकों के साथ चली गई थी। इसके बाद दोनों लड़कियों को एक गाड़ी में बिठाकर सिमडेगा से बानावीरा इलाके में ले जाया गया, जहां उन्हें जंगल में रखा गया और दुष्कर्म
दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद लड़कियों ने पूरे मामले की जानकारी परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर मुसफिल थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने संबंधित इलाकों और आरोपियों के घरों में छापेमारी की और देर रात 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गोपीनाथपुर हिंसा पर जताई चिंता, कहा झारखंड में लचर हो चुकी है कानून व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री के लिए स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने झारखंड की चंपाई सोरेन और पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरेआम हिंसा हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी। उन्होंने कहा कि अब इसी तरह की स्थिति झारखंड में भी हो गई है। बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल की तरफ से झारखंड के पाकुड़ के गोपीनाथपुर में हमला किया जा रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गोपीनाथपुर की घटना चिंतनीय और कहीं न कहीं लग रहा कि झारखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। राज्य सरकार हिंसा रोक पाने में विफल साबित हुई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कोडरमा की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। यही कारण है कि पिछली दफा से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता की जो भी आकांक्षाएं उसे पूरा किया जाएगा। गिरिडीह कोलिवरी की स्थिति में सुधार लाया जाएगा। साथ ही जो माइंस बंद है उसे शुरू करने का भी प्रयास किया जाएगा। हजारीबाग में शिक्षक दंपति की हत्या, आईएएस बनने की कर रहे थे तैयारी, घरवालों को नहीं पसंद था रिश्ता। यूपी की पूजा और झारखंड के हजारीबाग का राहुल दोनों दिल्ली में आईएएस बनने का सपना लिए पढ़ाई कर रहे थे। दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे कि दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद राहुल पूजा को लेकर अपने गांव हजारीबाग कूड़ा आ गया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे, लेकिन परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। परिजनों ने दोनों की हत्या कर दी और गांव के ही शमशान में अंतिम संस्कार कर दिया। पूजा के पिता के आवेदन पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोनों के अस्थियों की डीएनए जांच कराई जाएगी। इचाक थाना की पुलिस ने राहुल के पिता और भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक राहुल और पूजा 2 साल से कुरा में रह रहे थे। दोनों कोचिंग सेंटर का संचालन करते थे, साथ ही आईएएस बनने के लिए परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। इसी बीच दोनों 15 जून से लापता थे। दोनों की हत्या की सूचना के बाद शुक्रवार को पुलिस सक्रिय हुई। शुक्रवार को हत्यारों की तलाश और अन्य सुराग के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली गई। पुलिस को हत्या से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। इधर यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले पूजा यादव के पिता राम मूरत यादव ने बेटी की हत्या संबंधी आवेदन इचाक थाना में दिया है। पलामू मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी गंदा पानी पीने से हुए बीमार, अनंतपुर में बंद करवाएगा सप्लाई। पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में पानी की समस्या को लेकर एमबीबीएस के छात्र छात्राएं परेशान हैं। काफी जहद के बाद पिछले कुछ दिनों से कचरवा डैम से मेडिकल कॉलेज को पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से काफी गंदे पानी की आपूर्ति हो रही थी। मेडिकल कॉलेज के कई विद्यार्थी बीमार हो गए हैं, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कमेंद्र प्रसाद ने पानी लेने से इनकार कर दिया है। विभाग को कहा गया कि काफी गंदा पानी दिया जा रहा है, इस वजह से बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है, इसलिए गंदा पानी आपूर्ति बंद करे। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले करीब 8 छात्रा बीमार पड़ गई है। छात्राओं ने बताया कि पिछले 3 दिनों से कई छात्र लूज मोशन से परेशान है। छात्र पीने के पानी बाहर खरीद कर उपयोग कर रहे। छात्र व छात्राओं का कहना है कि पानी की समस्या अत्यंत गंभीर बनी हुई है। गोपीनाथपुर घटना पर जेएमएम सांसद का बीजेपी पर हमला, कहा सारी व्यवस्थाएं केंद्र के अधीन तो घुसपैठियों की जांच क्यों नहीं हुई। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर 2 गुटों के बीच हुए विवाद अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। इस बीच शनिवार को झामुमो केंद्रीय उपाध्यक्ष स्थानीय सांसद विजय हांसदा गोपीनाथपुर गांव पहुंचे, जहां गांव के लोगों से मुलाकात की और सभी की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान सांसद ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने की बात कही। उन्होंने विवाद के दौरान ग्रामीणों को हुए नुकसान का जायजा लिया और उन्हें आर्थिक मदद दिलाने के साथ ही सरकारी स्तर से पूरा मुआवजा दिलाने की भी आश्वासन दिया। वहीं बैठक के दौरान गोपीनाथपुर के ग्रामीणों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल गाँव से पुलिस नहीं हटाने और गाँव में पुलिस पिकेट स्थापित करवाने की मांग की है। इस पर सांसद ने आश्वासन दिया कि फिलहाल गांव के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल को नहीं हटाएगा और जहां तक गांव में पिकेट लगाने की बात है तो इस बारे में हम सरकार और प्रशासन से बात करेंगे। हाल ही में गोपीनाथपुर पहुंचे प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी द्वारा बांग्लादेश से घुसपैठ, लैंड जिहाद एवं लव जिहाद पर दिए गए बयान पर सांसद ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा पार्टी सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही और पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भी सत्ता में काबिज है, लेकिन भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। यहाँ के लोग आपसी भाईचारा में रहना चाहते हैं, जिससे भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सांसद ने कहा कि हमारी सोच स्वास्थ्य, शिक्षा,
रोजगार इन सभी मुद्दों पर है, ना कि धार्मिक भावना पैदा करने पर। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।